हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है, मुझे फ़ोन भी किया है, व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं, जिसमें बार बार ये पूछा है कि कैमरा शॉट्स के बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर लोगों को कैमरा शॉट्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कितनी तरीके के शॉट्स होते हैं और किस किस तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आज मैं उस बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी मैंने एक स्लाइड बनाई है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी बुकिश नॉलेज भी है। मतलब जो हॉलीवुड में स्ट्रक्चर यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर बुक जो फिल्म सिनेमा के ऊपर लिखी गई हैं वो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन वो है जो मैंने सेट पे काम करते करते सीखा है। तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी एंड आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मतलब कि मेहनत तो करिए भाई इसके ऊपर। सो कैमरा शॉट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले तो एक डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्सट्रीम क्लोजअप क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, मीडियम क्लोजअप क्या होता है, मीडियम शॉट क्या होता है, मीडियम फुल शॉट क्या होता है, फुल शॉट क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या होता है और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट क्या होता है। सो बेसिकली जितने भी ये शॉट्स बनाए गए हैं, इन्वेंट किए गए हैं, तो ये इन्वेंट लिख के नहीं किए गए या पेपर पे नहीं किए गए हैं। किसी किसी फिल्म मेकर ने इनको अपनी शूट पे इस्तेमाल किया, फिर वो फिल्म रिलीज़ हुई, लोगों ने उसको नोट किया और फिर फिल्म थ्योरिस्ट ने उनको एक नाम दे दिया ताकि आगे के जो फिल्म मेकर जब उसको यूज़ करें तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो उस बात को कन्वे करना है। डायरेक्टर और डीओपी के बीच में जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। तो टेक्निकल इसीलिए होती है क्योंकि इन सारी चीज़ों को जो कि शुरुआत की फिल्मों में दिखाया गया था उसका एक नाम दे दिया गया है। तो पहले बेसिकली कोई शॉट इन्वेंट होता है, उसके बाद उसका नाम दिया जाता है। तो इस तरह अलग अलग फिल्म मेकर्स शॉट्स लेते हैं, अलग अलग एंगल से लेते हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और बाद में फिल्म थ्योरिस्ट उसका एक नया नाम देते हैं। सो बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप सारे रूल्स लर्न करिए, उसके बाद उन सारे रूल्स को भूल जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं भूलेंगे तो आप नया कुछ भी इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। ये सारी जो शॉर्ट्स टेक्निक्स हैं ये ऑलरेडी इन्वेंटेड हैं और ये अक्सर फिल्मों में यूज़ होती हैं और बहुत सारे फिल्म मेकर्स इन्हीं के दम पे सारी फिल्में शूट कर लेते हैं। पर ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी हैं जो नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो चलिए एनीवेज हम लोग बाकी शॉट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला शॉट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एस्टैब्लिशिंग शॉट, जिसके बारे में मैंने ऐसे एक इंटरनेट से कोट निकाला है कि एस्टैब्लिशिंग शॉट इज़ अ long shot at the start of a scene or sequence that shows things from a distance. Often an aerial shot, it is intended to help identify and orient the location or time for that scene and on an action that follow. सो बेसिकली क्या होता है कि जो एस्टैब्लिशिंग शॉट है वो अपने नाम से एविडेंट है कि ये इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं चीज़ें या जो लोकेशन में हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि आप इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहे हो, या उस चीज़ को विजुलाइज कैसे करेंगे। फिल्म मेकिंग पूरा प्रोसेस ही विजुलाइजेशन का है कि आप किस तरह अपने ऑडियंस को एक अच्छा विजुलाइजेशन देते हो। इसलिए जब भी आप कोई अमेरिकन सीरियल भी देखते होंगे या कोई फिल्म देखते होंगे तो अगर किसी किसी लोकेशन के आप एंटर करने वाले होते हो तो उससे पहले उसका एक एक्सटीरियर शॉट दिखाते हैं। उस शॉट को एस्टैब्लिशिंग शॉट बोलते हैं और उसके बाद ये वो दिमाग के अंदर एक इमेज बनाता है कि अच्छा यहाँ पे वो लोकेशन है जहाँ पे वो एक्शन होने वाला है। उसके बाद आप उसके अंदर जाते हैं। जैसे आपने मोहब्बतें पिक्चर भी देखी होगी तो मोहब्बतें पिक्चर में भी पूरा गुरुकुल पहले दिखाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है गुरुकुल का जो लोकेशन है, जो उसकी ज्योग्राफी है। उसके बाद आप उसमें एंटर करते हो, जो कि अब ऑडियंस को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो चीज़ क्या है और कहाँ पे हो रही है। तो बेसिकली वही फंडा है जो रियल लाइफ में भी हम फॉलो करते हैं। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो पहले हम बाहर से अंदर घुसते हैं, तो बाहर हम उसका पहले पूरा घर देखते हैं और घर से हमें एक विजुलाइजेशन बनता है, फिर घर के अंदर जाते हैं तो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो सेम फंडा फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो एस्टैब्लिशिंग शॉट वो शॉट है जिससे उस लोकेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पे एक्शन होने वाला है। और ये अक्सर जो शॉट है ये एरियल शॉट होता है या फिर वाइड शॉट होता है। जैसे एरियल तो अभी यूज़ होने लगा है क्योंकि अभी इक्विपमेंट्स बहुत हाई फाई और बहुत अच्छे आ गए हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा वाइड शॉट लिया जाता था ताकि पूरी जो लोकेशन है उसको अच्छे से वेल एस्टैब्लिश किया जा सके। जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशिंग शॉट्स हैं इसमें कोशिश की है कि शहर दिखाने की कोशिश की है या फिर किस लोकेशन पे वो चीज़ हो रही है वो दिखाने की कोशिश करी है। सपोज़ आप लखनऊ में पिक्चर को शूट करना चाहते हैं तो अगर आप लखनऊ का इमाम बाड़ा या लखनऊ के घंटा घर ये सब चीज़ें दिखाओगे तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये चीज़ लखनऊ में हो रही है। और जो सिनेमा है वो बेसिकली इज़ अ विजुअल लैंग्वेज। सो आपको उसमें हर चीज़ नीचे लिखनी नहीं पड़ती है कि ये लखनऊ है, ये कानपुर है। आप उस चीज़ को पहले दिखाते हो ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि वो चीज़ है क्या और ऑडियंस उस चीज़ को विजुलाइज कर सके। अगेन द प्रोसेस कम्स बैक टू वन थिंग, प्रोसेस को फिल्म को विजुलाइज करना ज़रूरी है। और जो अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं वो इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो इस तरह के मोन्टाजेस लेते हैं, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स लेते हैं ताकि ऑडियंस कभी भी डिसोरिएंट ना हो कि किस लोकेशन पर पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है या किस लोकेशन पर वो शूट हो रहा है। सो ये एस्टैब्लिशिंग शॉट है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद आते हैं मास्टर शॉट पे। मास्टर शॉट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और शुरुआत के दिनों में मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मास्टर शॉट
is a film recording of an entire dramatized scene, start to finish, from a camera angle that keeps all the players in view. It is often a long shot and can sometimes perform a double function as an establishing shot. सो मास्टर शॉट जो होता है बेसिकली वो कई बार लोग उसे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो वाइड एंगल में शूट किया जाता है, तो लोग उसे समझते हैं कि जो वाइड एंगल होता है और जो मास्टर शॉट होता है वो सेम चीज़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वाइड एंगल एक छोटा सा कट भी आप ले सकते हो, पर मास्टर शॉट जो होता है वो एक पर्टिकुलर सीन का पूरा इनैक्टमेंट होता है और इसमें आप एक्टर्स की ब्लॉकिंग करते हो। जो एक्टर्स की ब्लॉकिंग की बात अक्सर लोग मुझसे करते हैं, तो वो जो होती है वो मास्टर शॉट में होती है। यहाँ पे आप एक्टर्स को बताते हो कि यहाँ से वहाँ तुम्हें ग्लास लेके जाना है, या यहाँ से वहाँ तुम्हें चल के जाना है, और वहाँ पे जाके तुम्हें रुक जाना है, वहाँ पे जाके तुम्हें बैठना है, और वहाँ से चल के तुम यहाँ पे आओगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो ब्लॉकिंग होती है बेसिकली यही होती है, एक्टर्स को बताया जाता है कि आप कहाँ से क्या उठाएंगे और कहाँ से कहाँ जाके बैठेंगे और कहाँ से कहाँ आपका मूवमेंट होगा। तो सारी जो ब्लॉकिंग होती है वो मास्टर शॉट में की जाती है। मास्टर शॉट का फ़ायदा एडिटिंग में हमको पता चलता है, क्योंकि मास्टर शॉट जब एडिटिंग में एडिटर देखता है तो उसके बेसिस पे वो बाकी कट्स लगाता है। वो देखता है एक्टर्स ने वहाँ पे कैसे परफॉर्म किया है, कहाँ पे गिलास रखा है, उसके कॉन्टिन्यूएशन में वो कट्स लगाता है वहाँ पे। तो मास्टर शॉट में एक पूरा सीन हमको क्लियरली एज अ सिंगल होल एंटिटी दिखता है, इसलिए मास्टर शॉट लेना अक्सर बहुत ज़रूरी होता है। पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स मास्टर शॉट नहीं लेते हैं और सीधे सीधे कट्स लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो एडिटर होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको नहीं समझ में आता है कि इस सीक्वेंस के बाद क्या आने वाला है, तो उनको कई बार स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है उसके लिए। सो मास्टर शॉट लेना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और उसमें कभी कंफ्यूज मत होइए कि मास्टर शॉट लॉन्ग शॉट भी है। मास्टर शॉट एक सिंगल शॉट हो सकता है, वो नॉर्मली वाइड होता है, पर आप उसे क्लोज में भी ले सकते हो, मीडियम में भी ले सकते हो। क्लोज में इसलिए लेते हैं क्योंकि क्लोज में पूरा जो सिनारियो है वो दिखेगा नहीं, इसलिए पूरा शॉट दिखना ज़रूरी है। आप भले ही, और कई बार ये होता भी है कि मास्टर शॉट कई बार जो पर्टिकुलर सीन है उसमें यूज़ भी नहीं होता है, तो मास्टर शॉट कई बार एक बेस फाउंडेशन होता है जिस पे एडिटर अपने सारे फुटेज लगाता है। सो वो एक मास्टर शॉट होता है, इसमें पूरा एक सीन एनैक्टमेंट होता है। तो जैसे इसमें लिखा है, ये कई बार लोग उसे एस्टैब्लिशिंग शॉट से कंफ्यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एस्टैब्लिशिंग शॉट भी वाइड शॉट होता है, तो लोग कंफ्यूज करते हैं, जबकि कंफ्यूज करने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो आप देख सकते हैं मास्टर शॉट में इसमें दो लोग भी हैं, एक वाइड शॉट भी है, एक फुल शॉट भी है, और एक यहाँ पे मीडियम क्लोज शॉट कह सकते हैं इसको, मीडियम क्लोज शॉट भी है। ये वाला मीडियम क्लोज शॉट है, ये आपका फुल शॉट कह सकते हैं इसको आप, ये मीडियम शॉट है, ये वाइड शॉट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आपको आई गेस मास्टर शॉट समझ में आया होगा। सो मूव ऑन करते हैं दूसरी चीज़ पे। एक्सट्रीम वाइड शॉट। अब एक्सट्रीम वाइड शॉट क्या होता है? इन द एक्सट्रीम वाइड शॉट दिस व्यू इज फार फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट ही और शी isn't even visible. The point of this shot is to show the subject's surroundings. The extreme wide shot is often used as an establishing shot, the first shot of a new scene designed to show the audience where the action is taking place. अब आप देख रहे हो ये शॉट्स के इन्होंने नाम तो दे दिए हैं, उसमें बहुत ही छोटा छोटा डिस्टिंक्शन है, बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम वाइड शॉट जो होता है वो बेसिकली लेंस को बताने के लिए होता है कि कौन सा लेंस लगेगा। तो बेसिकली 12 से लेके 18 तक है, 24 तक। आप 24 भी मेरे ख्याल से वाइड शॉट ही हो गया। एक्सट्रीम वाइड शॉट में आप बहुत ही 12, 18 या 15 के लेंसेज यूज़ करते हो, जो कि बहुत ही वाइड होते हैं, जिसमें सब कुछ दिखता है। अक्सर डिस्टॉर्शन भी इसमें आ जाता है थोड़ा सा। तो एक्सट्रीम वाइड शॉट जो लिया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका मास्टर शॉट हो, या एक्सट्रीम शॉट ज़रूरी नहीं है कि आपका एस्टैब्लिशिंग शॉट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सट्रीम वाइड शॉट होता है वो एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें जो पूरा लोकेशन है वो अच्छे से दिखाई दे सके और ऑडियंस उसको समझ सके कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि जब एक्टर्स मूवमेंट कर रहे हो तो ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो कि वो बंदा किधर से किधर जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस भी अपने दिमाग के अंदर है, वो वर्ल्ड क्रिएट करता रहता है जो पिक्चर को वो देख रहा है। सो इसलिए एक्सट्रीम वाइड शॉट इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लेंस का कमाल है। तो एस्टैब्लिशिंग शॉट जो होता है वो एक्सट्रीम वाइड होता है, पर एक्सट्रीम वाइड शॉट ज़रूरी नहीं है कि मास्टर शॉट हो, या ज़रूरी नहीं है कि एस्टैब्लिशिंग शॉट हो। तो दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन, आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वाइड शॉट दिख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइड से ये एंगल लिए गए हैं। लॉन्ग वाइड शॉट, अब लॉन्ग वाइड शॉट जो होता है वो एक्सट्रीम वाइड शॉट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये आप 24 से लेके 40 तक के लेंस पे ले सकते हो। तो इन फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन अ वाइड शॉट टिपिकली शोज द एंटायर ऑब्जेक्ट और ह्यूमन फिगर एंड इज यूजुअली इंटेंडेड टू प्लेस इट इन सम रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग्स। दीज आर टिपिकली शॉट नाउ यूजिंग वाइड एंगल लेंसेज। तो वाइड शॉट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप वाइड एंगल लेंसेज से ही लो, उसमें कैरेक्टर जो होता है वो अक्सर कैमरे के नज़दीक होता है लॉन्ग शॉट में, वाइड शॉट में, जिससे हमें डिफरेंस पता चलता है कि इसमें और एक्सट्रीम वाइड शॉट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा एक व्यू है जिसको आप एक्सट्रीम वाइड लेंस से भी ले रहे हो,
एक लॉन्ग लेंस से भी ले रहे हो तो भी एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या ये लॉन्ग शॉट है या फिर ये एक्सट्रीमली वाइड शॉट है। तो डिफरेंस मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो वाइड शॉट होता है उसमें जो आपका कैरेक्टर है जो फोरग्राउंड में खड़ा है वो एक्चुअली आपके कैमरे के थोड़ा सा नज़दीक होता है। एक्सट्रीम वाइड शॉट में वो बहुत दूर होता है, और एक्सट्रीम वाइड शॉट जो नॉर्मली होता है वो एस्टैब्लिशिंग शॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग शॉट मोस्टली सिचुएशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मास्टर शॉट में इस्तेमाल करते हैं। अगेन डिस्ट्रिक्शन देख रहे हो आप, मास्टर शॉट नॉर्मली लॉन्ग शॉट होता है, वाइड शॉट होता है, पर वाइड शॉट ज़रूरी नहीं है कि मास्टर शॉट हो, क्योंकि वाइड शॉट नॉर्मली भी लिया जा सकता है। आप किसी चीज़ को दिखाने के लिए भी वाइड शॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, लोकेशन दिखाने के लिए या फिर एक्शन का होने वाला है उस रिलेशन को दिखाने के लिए, उस सराउंडिंग्स को दिखाने के लिए आप वाइड शॉट का इस्तेमाल करते हो। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जैसे वाइड शॉट है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैमरा के नज़दीक हैं, जो एक्सट्रीम वाइड शॉट में हमने नोटिस किया होगा वैसा नहीं था। तो ये एक डिस्टिंक्शन है जो आपको पता चलेगा जब आप वाइड शॉट और एक्सट्रीम वाइड शॉट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब आते हैं हम फुल शॉट पे। तो फुल शॉट इज अनदर नेम फॉर वाइड शॉट और लॉन्ग शॉट। इट शोज द सब्जेक्ट फुली फ्रॉम हेड टू टो इन द केस ऑफ अ पर्सन। फुल शॉट्स यूजिंग द 4:3 aspect ratio tend to include the subject and very little else. सो अगेन बहुत ही माइन्यूट डिस्टिंक्शन है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इसमें कि फुल शॉट क्या होता है। बेसिकली फुल शॉट को मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं आपको कि फुल शॉट क्यों लिया जाता है। सेट पे मैंने जो देखा है फुल शॉट क्यों लिया जाता है, जब एक्टर को ऊपर से लेके नीचे तक लेना है तो उसको हम फुल शॉट कहते हैं। अब वो आप वाइड में भी ले सकते हो, मीडियम में भी ले सकते हो, किसी भी लेंस में ले सकते हो, ठीक है, वो डजेंट मैटर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन से शॉट में कौन से लेंस के यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, कोई भी ऐसा मार्जिन नहीं है कि कौन से शॉट में कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट डीओपीज डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। कई बार क्लोज जो होता है आप वाइड एंगल लेंस पे भी लेते हो। बेसिकली डेप्थ जो होती है उसके बेसिस पे आप लेंस यूज़ करते हो, तो उसका क्लोज वाइड और मिड से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप पीछे बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो तो आप अलग लेंस यूज़ करते हो। अगर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों दिखाना चाहते हो तो आप अलग यूज़ करते हो। जैसे सिटीजन केन में उन्होंने यूज़ किए थे वेरी लॉन्ग अपर्चर के लेंस, जिसकी वजह से आपको शुरुआत में जो कैरेक्टर बैठा है फोरग्राउंड में, जो बैकग्राउंड में कैरेक्टर बैठा है, दोनों के दोनों फोकस में दिखते हैं। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने 40s में यूज़ करी थी, तो वैसी भी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो फुल शॉट बेसिकली जब आप किसी आदमी को ऊपर से लेके नीचे तक कवर करते हो, हेड से लेके टो तक कवर करते हो, तो उसको फुल शॉट कहते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है कि वाइड शॉट होता है, मीडियम शॉट होता है, क्या होता है। बेसिकली वाइड शॉट ही यूज़ होता है, पर इस कन्फ्यूजन में मत जाइए कि वाइड शॉट होता है कि नहीं होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी कैरेक्टर को आप ऊपर से लेके नीचे तक कवर कर रहे हो तो वो आपका फुल शॉट होता है। नॉर्मली वो कवर करने के लिए आपको वाइड एंगल लेंस ही लगाना पड़ता है, इसलिए वो वाइड एंगल लेंस भी जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अब जैसे कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये कैरेक्टर्स सारे के सारे जो हैं ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इसको फुल शॉट कहा जाता है। अब हम आते हैं मीडियम शॉट पे। मीडियम शॉट is also called a mid shot or waist shot, is a type of camera shot in film and television that shows an actor approximately from the waist up. A medium shot is used to emphasize both the actor and the surrounding by giving them an equal presence on space. ये जो सेकंड का एम्फेसाइज है और जो इसमें बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, एंड द सराउंडिंग बाय गिविंग देम एन इक्वल प्रेजेंस ऑन स्पेस, ये सिर्फ लोगों ने अपना जहाँ से मैंने इसको निकाला होगा इंटरनेट से, वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए लिख दिया होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो साइकोलॉजी है मीडियम शॉट को यूज़ करने की, वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सीन्स में, डिफरेंट फिल्म्स में अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिफरेंट साइकोलॉजी हो सकती है, डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी एक शॉट को एक ही तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडियम शॉट जो होता है वो बेसिकली जो आपका वेस्ट होता है, वेस्ट के ऊपर का जब आप शूट करते हो तो वो आपका मीडियम शॉट होता है। तो आप लैंग्वेज से समझ सकते हो मीडियम शॉट क्या होता है। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आपके वेस्ट से ऊपर जितना भी शॉट होता है वो मीडियम शॉट होता है, दैट्स इट। अगेन जो भी लेंस डीओपी यूज़ करना चाहे इसके ऊपर कर सकता है, बस उसको कैमरे की पोजीशन आगे पीछे करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट के ऊपर के शॉट्स हैं, ये सारे मीडियम शॉट्स हैं। इट्स वेरी क्लियर, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी बुद्धि वाले आदमी को समझ में आ जाएगा कि मीडियम शॉट क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में, वेस्ट के ऊपर का शॉट अगर एक्टर का आप यूज़ कर रहे हो तो वो मीडियम शॉट है। इसके बाद आते हैं मीडियम क्लोज शॉट। ये एक ऐसा शॉट है जो
बाद में इन्वेंट हुआ है, बिकॉज बहुत सारे फिल्म मेकर्स अलग अलग मैग्निफिकेशन यूज़ करते हैं, जिसको डिफाइन करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कितना ज़्यादा मीडियम शॉट आप यूज़ कर रहे हो, कितना क्लोज शॉट यूज़ कर रहे हो। तो इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस रहते हैं। अब जैसे आप इसमें पढ़ रहे हो कि फ्रेम्स द सब्जेक्ट्स हेड and cuts off around mid chest, the focus is on the subject, reveals only a little of the surroundings, shows the facial expressions of the subject, commonly used for interviews in documentaries and news programs। ये एक सही बात लिखी है इसमें कि commonly used for interviews in documentaries and news programs, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसमें आप अगर अक्सर देखोगे तो मीडियम क्लोज शॉट ही यूज़ करते हैं। जो आपके वेस्ट नहीं, आपके चेस्ट से ऊपर का जो शॉट होता है उसे मीडियम क्लोज शॉट कहते हैं। कई बार इसी को पहले के टाइम में, कई बार जैसे मैं सेट पे रहता हूँ तो इसी को लोग कई बार मीडियम शॉट भी और क्लोज शॉट भी अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो डिफरेंट मैग्निफिकेशन होता है, तो कई बार डायरेक्टर को क्लियर करना पड़ता है कितना शॉट उसको चाहिए। पर अगर आप मीडियम क्लोज शॉट कहते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके गले से और वेस्ट के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, तो वो आपका सीना होता है। सीने से ऊपर के जो शॉट होते हैं वो बेसिकली आपका मीडियम क्लोज शॉट होता है, जैसा कि इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। और जाहिर सी बात है मीडियम क्लोज शॉट है तो ऑफकोर्स इसका जो फ्रेम होगा वो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा और क्लोजर होगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग्स कम दिखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो लेट्स मूव ऑन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने निकाले हैं मीडियम क्लोज शॉट के, जिसमें आपका सीने से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है और आप क्लियरली देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें मीडियम क्लोज शॉट और क्लोज शॉट में लोगों को अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट से ऊपर के जो शॉट्स हैं आप उनको मीडियम कह सकते हो, मीडियम क्लोज शॉट कह सकते हो। कई बार इन्हीं शॉट्स को आप क्लोज शॉट भी कहते हैं, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो ये शॉट है इसको आप क्लोज शॉट भी कह सकते हो। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं इन सब शॉट्स में। अब हम आते हैं क्लोज शॉट पे। तो क्लोज शॉट जो होता है वो बेसिकली आदमी के जो गर्दन से ऊपर का शॉट होता है उसको हम क्लोज शॉट कहते हैं, जैसा इसमें लिखा है। पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। A close-up or close-up in filmmaking, television production, still photography, and the comic strip medium is a type of shot that tightly frames a person or object. Close-ups are one of the standard shots used regularly विद मीडियम एंड लॉन्ग शॉट्स। तो बेसिकली एक सीक्वेंशियल शॉट्स होता है, जो मुझे डीओपी ने सिखाया था जब मैं अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। तो उसने मुझे बताया था कि उसने मुझसे ऐसे ही पूछा कि क्या आप सीक्वेंस में शूट करना चाहते हो। तो मेरे को तब उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने पूछा कि सीक्वेंशियल शॉट्स क्या होते हैं, सीक्वेंस में शूट करना क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि सीक्वेंस शूट ये होता है कि किसी भी सीन को जब आप शूट करते हो तो आप उसे पहले लॉन्ग में शूट करते हो, फिर मीडियम में शूट करते हो, फिर क्लोज में शूट करते हो, ताकि तीनों एंगल कवर हो जाएं और एडिटर अपने हिसाब से उनको खेल सके, उसे जहाँ भी जो भी लगाना है वो उसको लगा सके। तो एडिटर की मदद करने की कोशिश करते हो। हालांकि ये चीज़ आप सिर्फ डिजिटल में कर सकते हो। जब आप रील यूज़ करते थे, क्योंकि रील बहुत एक्सपेंसिव होती थी और आप सिलेक्टिव शूट करते थे, तो तब आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते थे और आपको शॉर्ट ब्रेकडाउन बहुत ही डिटेल में लिखने पड़ते थे। एनीवेज, तो क्लोज शॉट वो होता है जो आपका टाइट एक्सप्रेशन दिखाता है। बेसिकली क्लोज शॉट का पर्पस क्या होता है, पर्पस इसका सिर्फ इतना होता है कि वो आपके एक्सप्रेशंस दिखाना चाहते हैं कि क्लियर एक्सप्रेशंस क्या है। जो अक्सर मैं लोगों से बोलता हूँ जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनको मैं अक्सर बोलता हूँ जब ये कि थिएटर और सिनेमा में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको क्लोज शॉट से समझ में आएगा। थिएटर में जो लोग बैठे होते हैं उनको कभी भी एक्सप्रेशन सही से दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो एक बहुत ही डिस्टेंस पे बैठे होते हैं एक्टर से। पर जब आप सिनेमा की बात करो तो सिनेमा में हमारे पास एक प्रिविलेज होता है कि हम एक्टर के पास जा सकते हैं, क्लोजली उसके एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। सो ये फायदा है क्लोज शॉट का कि अगर हमें किसी के एक्सप्रेशन दिखाने हैं, कुछ ग्रेव एक्सप्रेशन दिखाने हैं, तो हम क्लोज शॉट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हॉरर फिल्म में या आपने बालाजी के सीरियल देखे होंगे जिसमें मोन्टाज शूट होता है, जिसमें किसी कोई डर रहा है या फिर कोई दिया बुझ गया या फिर कोई एकदम से एंट्री करता है, तो हम सबके क्लोज शॉट्स लेते हैं जहाँ पे हम एग्जैक्टली उनके एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ते हैं। तो वो एक्सप्रेशंस उस पर्टिकुलर शॉट में वो एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम क्लोज शॉट का उसमें इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लोज शॉट्स के जो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये हैं। तो आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि चेस्ट के ऊपर अगर है तो वो मीडियम क्लोज शॉट है, और अगर गले के ऊपर है तो आप उसको क्लोज शॉट कह सकते हो। क्लोज शॉट काफ़ी क्लोज होता है, जिसमें सराउंडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं, पता भी नहीं चलती हैं, और दैट्स इट। आई थिंक दैट्स द क्राइटेरिया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया वो क्लोज शॉट क्या होता है। इसके बाद आता है एक्सट्रीम क्लोज शॉट। तो एक्सट्रीम क्लोज शॉट क्या होता है कि एक्सट्रीम क्लोज शॉट ऑफ फ्रेम्स आर सब्जेक्ट वेरी क्लोजली, often so much so that the outer portion of the subject are cut off by the edges of the frame. On an actor, this is commonly used to show specific portions of the body like the face or the hip, but it can grow closer to show only an actor's mouth or even a single eye. तो मोस्टली जो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स होते हैं वो कभी कभार फूल पत्तियों को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या कोई एक खून की बूंद है डिटेक्टिव शो में वो दिखाते हैं, या फिर गन के ऊपर कुछ लगा हुआ है तो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट जो कि बहुत ही माइन्यूट है और ऑडियंस को उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट लिए जाते हैं। तो मोस्टली एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स आंखों पे जब लिए जाते हैं तो आइस, क्योंकि एक्टर की आइस सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, तो आइस के जो शॉट्स होते हैं वो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स में। पर एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट कहीं भी यूज़ किया जाता है,
जैसे क्लोजअप शॉट्स और वाइड शॉट्स और मीडियम शॉट्स भी कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो ये नॉर्मली कहीं भी यूज़ किए जाते हैं, पर माउथ पे और सिंग आइज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं ताकि एक्टर्स के एक्सप्रेशन को और विविडली बहुत अच्छे से दिखा सकें, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। तो एक्सट्रीम क्लोज शॉट ये होते हैं, इससे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। इनके जो लेंसेज होते हैं वो बहुत ही नैरो लेंसेज होते हैं, जो मेरे ख्याल से 100 के बियॉन्ड जाते होंगे, माइक्रो के बियॉन्ड जाते होंगे, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो। हर जो नॉर्मल लेंस आपको DSLR के साथ मिलता है उससे आप ये एक्सट्रीम क्लोज शॉट कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपका जो फोकल लेंथ है वो सही से होगा नहीं, वो ब्लर हो जाएगी इमेज। तो जो 18-55 आपको DSLR के साथ मिलता है उससे आप ये कैप्चर नहीं कर सकते। आपको करीब 25 to 250 वाला लेंस लेना पड़ेगा, या 70-200 वाला जो लेंस आता है कैनन का, वो अगर आप लोगे तो आपको ये शॉट ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। उसके बियॉन्ड तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कहाँ तक जाओ क्लोज शॉट लेने के लिए, कौन कौन से लेंसेज। तो आजकल लेंसेज की कोई कमी नहीं है, तो मैं एक लेंसेज पे भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बताऊंगा कि लेंसेज कितनी तरीके के होते हैं, किस किस तरह से लेंसेज को आप पढ़ते हो, समझते हो। तो खैर वो आगे की बात है, बट ये शॉट्स लेने के लिए आप नैरो लेंसेज यूज़ करते हो, जूम लेंसेज यूज़ करते हो, और इस तरह के शॉट्स होते हैं। एक्सट्रीम क्लोज शॉट जैसा कि नाम से एविडेंट है, एक्सट्रीम क्लोज होते हैं, आप पास जाके उनको लेते हो, मोस्टली आंखों के शॉट होते हैं। अब कैमरा शॉट्स जो होते हैं, मैंने पहले तो ये पूरी PPT बनाई थी जिसमें मैंने कैमरा शॉट्स के बारे में बताया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कैमरा शॉट्स तो बता ही रहा हूँ, पर इसमें एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ना एक जो शॉट्स हैं उसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट फ्रेमिंग का भी है। आप देख रहे हो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इसमें। तो ये फ्रेमिंग है, तो ओवर द शोल्डर करके एक शॉट होता है। ये कई फिल्म मेकर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो OTS में, जो इसे ओवर द शोल्डर को OTS भी कहते हैं, तो ओवर द शोल्डर में और मीडियम शॉट्स में पूरी फिल्म निकाल देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मतलब वो यही फंडा फॉलो करते हैं कि काम करो, मास्टर शॉट ले लो वाइड में, उसके बाद मीडियम ले लो, फिर क्लोज ले लो, फिर OS ले लो, और इस 4 शॉट्स में पूरी पिक्चर निकाल देते हो। ऐसे डायरेक्टर के साथ मैं मिला हूँ जो इतना मैकेनिकल तरीके से वर्क करते हैं। टीवी में अगर आप जाओगे तो जब अक्सर ये लोग कहते हैं कि टीवी में सीखने को नहीं मिलता है, तो क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये फंडा फॉलो करते हैं कि वो एक मास्टर शॉट लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं, जो एक बेस फाउंडेशन मिल जाता है एडिटर को। उसके बाद उसके ऊपर वो क्लोज, मिड और OTS ले लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें स्टैब्लिश हो जाती हैं। OTS का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आपको कैरेक्टर की एक दूसरे के रिलेटिव में पोजीशन पता चल जाती है, जो ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑडियंस डिसओरिएंट ना हो। जो सारा गेम है इन शॉट्स को समझने का, जो साइकोलॉजी है इन शॉट्स को समझने की, वो यही है कि हमें ऑडियंस को डिसओरिएंट नहीं करना है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है कि क्या हो रहा है सामने। दैट्स व्हाई दीज शॉट्स आर इन्वेंटेड. So, the over shoulder shot is a camera angle used in film and television where the camera is placed above the back of the shoulder and head of the subject. This shot is most commonly used to present a conversational back and forth between two subjects. अब इस शॉट में जब हम इसको शूट करते हैं, अभी जैसे आपने इस शॉट में देखा है कि यहाँ पे एक करेक्टर खड़ा हुआ है और इसके पीछे, और इसका बैक हमको दिख रहा है इस करेक्टर का, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, जब हम इसको दूसरे एंगल से शूट करेंगे और दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमें 180 डिग्री रूल फॉलो करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पर वो जानना बहुत ज़रूरी है कि 180 डिग्री रूल होता क्या है। ये चीज़ आप याद रखिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि 180 डिग्री रूल क्या होता है, क्योंकि जल्दी मैं उस पर भी एक वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ओवर द शोल्डर शॉट जो होते हैं वो कैसे शूट किए जाते हैं। अभी तो आप सिर्फ इतना जान लो कि ओवर द शोल्डर शॉट होता क्या है। तो जब भी कोई एक्टर एक फोरग्राउंड में खड़ा होता है, ब्लर होता है, उसके सामने बैकग्राउंड में एक एक्टर खड़ा होता है जो उससे बात कर रहा होता है, तो हम उस शॉट को ओवर द शोल्डर कहते हैं, क्योंकि वो शोल्डर के पीछे से लिया जाता है। इट्स वेरी 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 सिंपल। सो यू, आई गेस यू हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। ये अल पचिनो वाला शॉट है जिसमें रॉबर्ट डेनिरो बैठा हुआ है, पहला शॉट जो आप देख रहे हो। ये OTS शॉट है क्योंकि ये रॉबर्ट डेनिरो के पीछे है, उसके शोल्डर के ऊपर से शॉट लिया गया है। वैसे ये शॉट है, ये शॉट है, जितने भी शॉट्स हैं इसमें आप देख रहे हो ये ओवर द शोल्डर शॉट्स हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है ये मार्क ज़करबर्ग की जो फिल्म है सोशल नेटवर्क, उसका है। फेसबुक की जो कहानी थी, एरोन सॉर्किन की जो फिल्म थी, तो एरोन सॉर्किन ने लिखी थी मतलब वो फिल्म। सो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कि ओवर द शोल्डर शॉट्स क्या होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, दिस इज़ ओवर द शोल्डर थिंग। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी है। ये सिर्फ ओवर द शोल्डर शॉट है। मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा ये शूट कैसे किया जाता है, ठीक है? तब तक इंतजार करिए थोड़ा सा। अब आता है 2 शॉट। अब आप कहोगे 2 शॉट सीधे आ गया, 1 शॉट कहाँ गया? तो 1 शॉट बेसिकली नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, क्योंकि 1 शॉट जो होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है कैमरा टेक्निक के लिए, जिसमें पूरा सीन है वो एक टेक में लिया जाता है। तो 1 शॉट बेसिकली 1 टेक को भी बोला जाता है। सो लोग अक्सर उससे कंफ्यूज आते हैं। 1 शॉट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पर अगर कोई कैरेक्टर एक फ्रेम में एक सिंगल कैरेक्टर खड़ा है तो आप उसे 1 शॉट भी बोल सकते हैं।
ठीक है। सो टू शॉट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टू शॉट एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सिनेमा में यूज़ करते हैं और सेट पे आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। Two shot is a type of shot in which the frame encompasses two people. The subjects do not have to be next to each other, and there are many common two shots which have one subject in the foreground and the other subject in the background. So, two shot सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो टू शॉट वो होता है कि जिस भी फ्रेम में दो करेक्टर्स होंगे, आगे पीछे खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, अगल बगल खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कैसे भी खड़े हैं, अगर दो करेक्टर हैं जो एक फ्रेम के अंदर हैं तो उसे टू शॉट कहा जाता है। कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतना ही है। आप इसको हज़ार जगह पढ़ सकते हो, हज़ार इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, पर घूम फिर के इसका एक ही मतलब है जो सेट पे जाके आपको समझ में आएगा कि अगर किसी फ्रेम में दो एक्टर हैं तो उसको टू शॉट बोला जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है द सब्जेक्ट डू नॉट हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर, जो कि मैंने बोला है उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा मैंने लिखा है। ये सब टू शॉट्स हैं क्योंकि इसमें सारे फ्रेम्स में दो ही कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो जिस भी फ्रेम में दो कैरेक्टर दिखते हैं वो टू शॉट होता है। इसके बाद मैं आपको बहुत ही सिंपली तरीके से तीसरा एक और शॉट बताता हूँ जिसको कहते हैं थ्री शॉट। तो थ्री शॉट वो शॉट है जिसमें तीन लोग दिखाई पड़ते हैं। व्हाट्स सो बिग डील अबाउट इट, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। A three shot features three characters in the frame. It's as simple as that. Three shots are really important in adventure films or really any film that has a group of characters. तो basically इसका कोई मतलब नहीं है कि adventure films or really any film that has a group of characters because it is an enormous time drain to shoot three singles just to show every character, not to mention jarring. Again redundant information है, but जो थ्री शॉट होता है उसमें जब भी कोई शॉट में तीन कैरेक्टर्स होते हैं तो हम उसको थ्री शॉट बोलते हैं। आलस वालस अपनी जगह है, ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं है, पर्टिकुलर ब्लॉकिंग है। जैसे ये इसमें आप देख सकते हो रोप का पहला सीन है जिसमें एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म है जिसमें तीन कैरेक्टर एक साथ दिख रहे हैं, उनकी ब्लॉकिंग ट्रायंगल जोन में है। अगेन एक फॉर्म ऑफ ब्लॉकिंग होती है वो, तो ट्रायंगल जोन में है। फिर स्टार वॉर्स का सीन है, फिर स्ट्रेंजर थिंग्स का सीन है, स्टार वॉर्स का सीन है, फिर उसके बाद हैंगओवर का सीन है। अब आप हैंगओवर वाले सीन में देख सकते हो कि पीछे और भी लोग हैं, तो मुझे थ्री शॉट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो तीन कैरेक्टर उसमें है वही हमारे लीड हैं। पीछे हज़ारों लोग जो दिख रहे हैं वो हमारे लीड नहीं है, वो हमारे मेन फिल्म में कैरेक्टर नहीं है, तो हम उनको काउंट नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि थ्री शॉट में तीन ही लोग हों या टू शॉट में दो ही लोग हों, पर जो दो कैरेक्टर हमारी फिल्म का हिस्सा हैं उनको ही टू शॉट का हिस्सा माना जाता है या उनको ही थ्री शॉट का हिस्सा माना जाता है जो उस स्टोरी का हिस्सा है। ये नहीं कि 50 लोग पीछे खड़े हैं तो उनको भी हम उस फ्रेम का हिस्सा मानेंगे, तो वैसा नहीं है। तो थ्री शॉट में तीन लोग जब फ्रेम में होते हैं थ्री शॉट होता है, दो लोग फ्रेम में होते हैं तो टू शॉट होता है। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। Point of view shot. A point of view shot is a short film scene that shows what a character is looking at. It is usually established by being a position between a shot of a character looking at something and a shot showing the character's reaction. The technique of POV is one of the foundations of film editing. ये फिल्म एडिटिंग में जो टेक्निक्स हैं उसका पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू और शॉट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं आपको एक सिंपल अगेन वेरी सिंपल लैंग्वेज में जो कि फिल्म लैंग्वेज में होता है, मैं ये वीडियो बना ही ले रहा हूँ ताकि आपको सिंपली चीज़ें समझा सकूँ, जो कि लोग अक्सर इन शॉट्स के बीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा हो। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपको लग रहा हो कि वो चीज़ आप कैमरे में जो सामने जो चीज़ है वो उसको देख रही है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट बोलते हैं। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, वो एक इंसान भी हो सकता है और वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक बैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपने ये शॉट देखा है, इसमें वॉल्टर वाइट जो है ब्रेकिंग बैड का बेसिकली शॉट है जिसमें वॉल्टर वाइट अपने बैग से पैसे निकाल रहा है, तो ये बैग का या वो उस अलमारी का पीओवी है जिससे हम देख रहे हैं कि वो ब्रेकिंग बैड में वो कैरेक्टर जो है वहाँ से पैसे निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको पीओवी शॉट बोल जाते हैं। जब किसी भी चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू हम दिखाते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट कहते हैं। वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट किसी ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है और किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। अब ये पहला जो शॉट है रेजिंग एरिजोना का, इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे निकोलस केज जो है वो अपने बच्चे को देख रहा है और ये बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है। होम अलोन वाली फिल्म में भी मैकले कल्किन का जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है कि वो जो चीज़ें देख रहा है उससे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद रॉयल टेनेनबॉम से सीन लिया गया है, नीचे जो है गिंथ पेल्ट्रो वाला। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है वो बेसिकली जो आदमी इनके सामने बैठा है वो इनकी तरफ देख रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है। यहाँ पे एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है। अब ये बाइक चल रही है, ऊपर बाइक का एक शॉट है, तो यहाँ पे जो आदमी बाइक चला रहा है इसका पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखाते हैं तो उसे पॉइंट ऑफ व्यू शॉट बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जब दिखाते हैं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है। वो पॉइंट ऑफ व्यू किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी आदमी का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इट जस्ट हैज़ टू बी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट।
काउबॉय शॉट, मीडियम फुल शॉट, ये शॉट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जॉनर वाला शॉट है और सर्जी लियोन इसको बहुत यूज़ करते थे। ये किसी कैरेक्टर की सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है कि वो पूरे तरह से आप फुल शॉट भी उसका नहीं लेते हो, पर आप उसके घुटने तक का शॉट लेते हो, जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि ये कैरेक्टर बहुत ही सुपीरियर और बहुत ही पावरफुल है। And this is just a psychological thing. There's no explanation for that. So a cowboy shot, sometimes called an American shot, is a short frame from the actor's mid waist to right above their head. Many times the camera is placed at hip level as well to give a slightly low angle to the shot. The reason the filmmaker won't go completely back to a full shot is so the audience can still register some of the emotions on the actor's face. ये relevant नहीं है बहुत ज़्यादा आपके लिए. The idea of a cowboy shot is to present the actor in a heroic, confident fashion while also allowing the viewer to see action while taking place around the actor's waistline, often to see gun or swords drawn. अब एक चीज़ मैं आपको इन सब चीज़ें बताता हूँ जो मैंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत देर में सीखी। वो ये थी कि मैं एक सेट पे काम कर रहा था और वहाँ पे एक शॉट लिया जा रहा था जो कि हम लोग छोटे से मॉनिटर पे देख रहे थे। तो मैंने वहाँ पे मतलब मुझे वहाँ पे कुछ दिख नहीं आता, सिर्फ एक एक्टर का, सिंगल एक्टर का शॉट था वो। तो मेरे जो आर्ट डायरेक्टर था उसने मुझे बोला पीछे जाके ना एक फ्रेम लगा दो। तो मैंने कहा सर चलेगा, इतना फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा एरिया ही है। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, उसने कहा कि जो छोटी सी एरिया तुमको दिख रहा है छोटी सी स्क्रीन में, जब वो 35 mm पे बड़े हॉल में जाएगा तो वो एरिया, छोटा सा एरिया बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। तो कई बार फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ें फिल्म थिएटर में कैसी लगेगी वो सोच के बनाते हैं, और वो सोच के बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो फिल्में होती हैं वो हम लोग कई बार OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं और पहले जो फिल्में थी वो हम थिएटर में देख रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फिल्म किसके लिए बना रहे हो। स्टीवन स्पीलबर्ग जब अपनी पहली फिल्म बना रहा था तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उससे पहले वो टीवी डायरेक्ट करता था और टीवी में बहुत वाइड शॉट नहीं होते हैं, क्योंकि टीवी का स्क्रीन बहुत छोटा होता है। वाइड शॉट में उसमें कुछ दिखेगा नहीं, लाइक लोग अपने बिस्तर से बैठ के एक डिस्टेंस पर अगर कोई वाइड इतना एक्सट्रीम वाइड शॉट देखेंगे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए टीवी में अक्सर वाइड शॉट्स नहीं होते हैं, एक्सट्रीम वाइड शॉट्स तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। पर फिल्मों में आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनका फ्रेम बहुत बड़ा होता है और ऑडियंस को सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, इवन छोटे से स्पेक्स भी बहुत आराम से दिख रहे होते हैं। ये चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि कॉबॉय शॉट एक लेवल पे शूट किए जाते हैं ताकि एक्सप्रेशन भी दिख सके और कैरेक्टर भी दिख सके और उसकी सुपीरियॉरिटी भी दिख सके, तो इसलिए कॉबॉय शॉट यूज़ किए जाते हैं। तो इसे मीडियम फुल शॉट भी बोलते हैं जैसा कि है, बट अगेन ये शॉट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो उसके बारे में जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने निकाले हैं जो आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कोबॉय शॉट कौन से होते हैं, कोबॉय और फुल मीडियम शॉट कौन से होते हैं। तो ये होते हैं, ये आपने हिंदी फिल्मों में बहुत ज़्यादा नहीं देखे होंगे, ये बेसिकली वेस्टर्न फिल्मों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कोबॉय से रिलेटेड जो टेक्सास की फिल्में हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल निकाला था ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए एक्सट्रीम क्लोजअप क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है। इसमें हालांकि एक्सट्रीम क्लोजअप थोड़ा सा क्लोजअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, और एक्सट्रीम क्लोजअप और भी ज़्यादा क्लोज होता है, इतना कम नहीं होता है जितना कि इसमें दिखाया गया है, इससे ज़्यादा क्लोज होता है वो एक्सट्रीम क्लोजअप होता है। ये लूज क्लोजअप इन्होंने और ज़्यादा इसका बाइफिकेशन कर दिया है कि लूज क्लोजअप, टाइट मीडियम शॉट, मीडियम फुल शॉट, फुल शॉट। इसके बाद ये एक्सट्रीम शॉट, एक्सएलएस, वेरी लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, मिड शॉट, मीडियम क्लोजअप, क्लोजअप, बिग क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मिड शॉट होता है वो मीडियम शॉट ही होता है, उसको वैसे ही यूज़ किया जाता है और MS जैसे इसमें लिखा है कि इसमें MS लिखा जाता है। अलग अलग किताबों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चीज़ है वो आपको समझ में ना आए। मीडियम शॉट बेसिकली अगर आपको ये पता है कि आपको किस तरह का शॉट चाहिए तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और लोगों का कन्फ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हर किताब में जो राइटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से एक अलग शॉट इन्वेंट कर देते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि वेरी लॉन्ग शॉट भी इन्होंने निकाल दिया, लॉन्ग शॉट भी निकाल दिया। अब इससे पहले वाले में आपने देखा है कि एक टाइट मीडियम शॉट निकाल दिया, लूज क्लोजअप निकाल दिया, जबकि लूज क्लोजअप को हमने मीडियम शॉट बताया था पहले, मीडियम क्लोज शॉट बताया था। अलग अलग शॉट्स हैं जो अलग अलग किताबों की थ्योरीज हैं। मैंने भी एक आर्टिकल से पढ़ के ही निकाले थे क्योंकि मुझे इतने सारे शॉट्स याद नहीं रहते एक साथ, तो मैंने जो यूज़ किए थे वो ये शॉट थे। कोबॉय शॉट को छोड़ के बाकी सारे शॉट जो है मैंने कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग में यूज़ किए हैं। अब इसमें भी एक और एग्जांपल है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट का, मीडियम शॉट का, वेरी लॉन्ग शॉट का, मीडियम क्लोजअप का, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप, मीडियम लॉन्ग शॉट, अगेन मीडियम लॉन्ग शॉट आ गया आपका, बिग क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप। बाइफर्केशन की कोई लिमिट नहीं है, पर बेसिक थ्योरी मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे इस वीडियो से। आई होप अगर क्लियर हो गई है तो प्लीज़ मुझे बताइए और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं कैमरा मूवमेंट्स और एडिटिंग टेक्निक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जो मैं डालूंगा जल्दी। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं जल्दी मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, उसको दोबारा से जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करिए, मैं उसके बारे में बताऊँगा।
और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।